गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो करेंगे। अब देखो, जिसको अपन MSc भी बोलते हैं, फुल फॉर्म मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें बताया गया कि जैसे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो इंडिकेट किसको करता है, फंक्शनिंग लेवल ऑफ द माइंड। क्या करता है, जो माइंड का फंक्शनिंग लेवल होता है उसको ये इंडिकेट करता है। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि इट इंक्लूड द मेंटल प्रोसेस लाइक, जैसे कि मूड है, थॉट है, मेमोरी है, जजमेंट है एंड अटेंशन। मतलब इसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन जो पेशेंट या फिर इंडिविजुअल, उसका अपन देखेंगे मूड कैसा है, थॉट क्या हो रही है उसकी, मेमोरी किस तरीके से काम कर रही है, जजमेंट प्रोसेस कैसी है और अटेंशन प्रोसेस कैसी है, ये चीज़ें इसमें अपन चेक करेंगे। अब देखो, MSc इज यूज टू एग्जामाइन पेशेंट प्रजेंट मेंटल स्टेटस। मतलब प्रजेंट में उसका जो मेंटल स्टेटस है किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, वो चीज़ें इसके अंदर अपन देखेंगे। तो देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ MSc, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले अपन जनरल अपीयरेंस देखेंगे। पेशेंट अपीयरेंस प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे कि व्हाट इज पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद में आर दे सेटिंग क्वाइटली, मतलब शांति से क्यों बैठा है, वो चीज़ें। व्हाट इज द जनरल डिसीजन पैटर्न, और उसका जो जनरल डिसीजन पैटर्न है वो कैसा है, वो चीज़ें इसी के अंदर अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें देखो सेकंड क्या बताया गया, फेशियल एक्सप्रेशन में गिव इंडिकेशन ऑफ मूड फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, जो फेशियल एक्सप्रेशन में गिव इंडिकेशन ऑफ मूड फॉर एग्जाम्पल, यानी किस तरीके से मूड फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे टेंशन, द पेशेंट हैज रिंकल ऑन फॉर द हेड, मतलब माइंड जो है उसके ऊपर किस तरीके की रिंकल यानी सलवटें पड़ रही है, वो चीज़ें इसमें अपन देखेंगे। इसके बाद में थर्ड देखेंगे पोस्चर मोमेंट, जिसमें क्या बताया गया, पोस्चर मोमेंट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मूड फॉर, जिसमें एग्जाम्पल क्या होता है कि ए मैनिक पेशेंट सी ओवर एक्टिव एंड रेस्टलेसनेस, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा एक्टिविटी करेगा और रेस्ट नहीं कर पाएगा वो। फिर आता है सोशल बिहेवियर, तो इसमें क्या होता है कि ए पेशेंट सोशल बिहेवियर इज मेनली अफेक्टेड बाय देयर पर्सनालिटी लेवल को, रिलेशनशिप को और एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यू। तो इन चीज़ों को ये अफेक्टेड करता है। जैसे कि सोशल बिहेवियर के अंदर, सोशल बिहेवियर में क्या बताया गया कि जो पर्सनालिटी लेवल है वो, रिलेशनशिप है और एटीट्यूड, इनको वो अफेक्टेड करता रहता है। इसके बाद में द चेंजेज इन बिहेवियर में बी ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सो इट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू, जिसमें बताया देखो एंटी सोशल पर्सनालिटी बिहेवियर इज एग्रेसिव, मतलब जो एंटी सोशल पर्सनालिटी बिहेवियर इज एग्रेसिव। तो देखो स्पीच में दीज सेक्शन इन्वॉल्व द रेट, क्वांटिटी, डिफिकल्टी इन स्पीच एंड फ्लो ऑफ स्पीच, इनमें स्पीच के अंदर भी ये उसको अफेक्टेड करता रहेगा। इसके बाद में बताया गया रेट एंड क्वांटिटी, जिसमें देखो इन मेनली साइकेट्रिक डिसऑर्डर द रेट एंड क्वांटिटी ऑफ स्पीच आर अल्टर्ड, जैसे मेनिया पेशेंट आर यूजुअली ओवर टॉल्केटिव एंड यूजुअली फास्ट। तो इसमें बताया गया कि जो मेनिया पेशेंट है वो यूजुअली ओवर
ओवर एक्टिविटी करता रहेगा और फास्ट करेगा सबको। फिर सेकंड इसमें बताया गया डिफ़िकल्टी स्पीच, यानी दिस सेक्शन फोकस ऑन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन सी? डिसअर्थिया मतलब डिफ़िकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के अंदर, डिस्पेजिया इसके अंदर फार्सिली लैंग्वेज फंक्शन, यानी कंप्लीट रूप से फेलियर ऑफ क्या रहेगा? लैंग्वेज। फ्लो ऑफ स्पीच इसके अंदर एबनॉर्मलिटी फॉर डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ स्पीच रिफ्लेक्ट द डिस्टर्बेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ थॉट। जैसे एग्जाम्पल में थॉट ब्लॉक रहेगा, उसको इंटरप्ट, फ्लो रहेगा स्पीच। उसके बाद में फ्लाइट ऑफ आइडिया, इसमें रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, मतलब शिफ्ट होता रहेगा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद में मूड डिसऑर्डर में इसमें अपन देखेंगे कि भाई दिस सेक्शन इंक्लूड रिकॉर्डिंग ऑफ मूड अफेक्टेड इज क्वालिटीज एंड आइडेंटिफाई इंटेंसिटी। तो इसमें क्या बताया गया? सेक्शन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, जैसे कि मूड अफेक्टेड रहेगा और क्वालिटीज़ और इंटेंसिटी। उसके बाद में व्हेन मूड आर चेंज एक्सेसिवली इट इज़ कॉल्ड लेबाइल मूड। तो वो चेंज रहेगा और एक्सेसिवली चेंज होता रहेगा और कॉल्ड, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर सुसाइडल आइडिया बार बार आते रहेंगे। तो देखो टू elicit the suicidal ideas, the suitable question are have you thought life is not what। तो इसमें क्या होता है? सीवियर, जैसे कि सुसाइडल आइडिया था सुटेबल क्वेश्चन आर हैव यू थॉट लाइफ इज नॉट व्हाट, जैसे कि हैव यू विश यू कोड डाई, मतलब ये सोचता रहेगा कि मैं सुसाइड करके मर जाऊं। उसके बाद में था एंजाइटी। एंजाइटी कैन बी असिस्ट बोथ बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड बाय ऑब्जर्विंग फिजिकल सिम्टम्स सच एज, जैसे कि ड्राई माउथ होगा और ट्रिम्बलिंग्स, स्वेटिंग्स होगी उसको। फिर आता है थॉट, फोर्थ नंबर पे, जिसमें बताया कि इन दिस सेक्शन द थॉट कंटेन आर रिकॉर्डेड द मेन पर्पज ऑफ थॉट एंड सो आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन इन डिल्यूजन। तो इसमें देखो क्या बताया गया कि इन दिस सेक्शन द थॉट कंटेन आर रिकॉर्डेड देन मेन प्रपोजल। तो थॉट एंड आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन एंड डिल्यूजन की कंडीशन उसको आकर रहेगी। तो अपन असिस्ट करेंगे इसके अंदर, टू असिस्ट द डिल्यूजन, यानी लेवल देखेंगे कि डू यू फील दैट सम आउटसाइड फोर्स इज क्राइम टू कंट्रोल ऑफ यू, मतलब डिल्यूजन की कंडीशन में अपन उसको देखेंगे कि डू यू फील करेंगे दैट समवन आउटसाइड फोर्स और क्राइम टू कंट्रोल ऑफ यू। तो परसेप्शन में अपन देखेंगे कि इफ़ द पेशेंट डिस्क्राइब में एनी टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन क्रिएशन होगा, फर्दर क्वेश्चन और शुड बी आस्क्ड भी करेंगे। तो डू यू फील इसके अंदर अपन थिंक और अराउंड यू आर नॉट रियल, ये चीज़ें अपन उसकी देखेंगे। उसके बाद में आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन के अंदर देखो टेस्टिंग इज द कंट्रोल पार्ट इन असेसमेंट ऑफ द डेमेंशिया एंड डिलीरियम की कंडीशन अपन देखेंगे कॉग्निशन के अंदर। तो देखो टू असिस ओरिएंटेशन पेशेंट इज आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन एंड देन ओवर आइडेंटिटी। तो इसमें क्या बताया गया? टू असिस्ट ओरिएंटेशन पेशेंट इज आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन एंड देन ओवर आइडेंटिटी। तो देखो टू असिस्ट मेमोरी, तो वेरियस टेस्ट आर परफॉर्म टू असिस्ट द मैनी मेमोरी। एग्जाम्पल के अंदर देखो व्हाट इज योर बर्थ डेट, हु आस्क द बर्थ PM ऑफ योर कंट्री, मतलब अपन उसको ये चीज़ें पूछेंगे कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपकी कंट्री का PM कौन है, ये चीज़ें उससे अपन आस्क करेंगे। तो देखो टू आस्क अटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो उसके ऊपर किस तरीके से फॉलो करता है। तो देखो इट इज असिस्ट बाय सीरियल सेवरल टेस्ट करते रहेंगे। तो इसमें क्या बताएगा पेशेंट? तो देखो द पेशेंट आस्क टू सब्सट्रैक्ट 7 forms 100
एंड देन सबस्ट्रेट 7 फ्रॉम रिमाइंडर, मतलब वो उन चीज़ों को याद कर पाता है या फिर नहीं, ये चीज़ें अपन उसकी देखेंगे और वो उसको बताएगा भी। उसके बाद में इनसाइट इट कैन बी असिस्ट बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कुछ और क्वेश्चन भी अपन उससे करेंगे और वो उनके बारे में अपने को बताएगा भी। तो इसमें बताया डू यू फील थॉट हैव सम प्रॉब्लम्स, और अपन फील कर लेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर नहीं है। अगले यहाँ मत है। तो इस तरीके से अपन इनको क्या करेंगे, डू यू फील थॉट हैव सम प्रॉब्लम्स, यानी कुछ और प्रॉब्लम्स है उनको अपन क्या करेंगे, इजी वे में फील करेंगे। तो देखो इसमें थोड़ा समराइजेशन करते हैं कि मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन अपन ने किया है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसका माइंड किस तरीके से काम करता है ये चीज़ें अपन देखेंगे, और जो मेंटल प्रोसेस है उसके अंदर कैसे कैसे काम करे, तो उसका अपन जनरल अपीयरेंस वगैरह, थॉट स्पीच और उसकी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह ये सब उसके अंदर करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईसीटी, यानी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। तो देखो ईसीटी क्या होता है, जब ईसीटी इज ए टाइप्स ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय किसने, बीनी, और सेकंड कौन था, शेरलेटी, इन्होंने किया था 1938 के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि भी ईसीटी इज कन्वल्सिव थेरेपी है, द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंडमल सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। मतलब ईसीटी एक कन्वर्जन थेरेपी है जो आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंडमल सीजर और थ्रू द अपन किसको, एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसके थ्रू देते हैं किसको, ब्रेन को। तो देखो द स्टिमुलेट्स किसको करते हैं, इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड देट आर प्लेस्ड आइदर बाय लेटरली इन द फ्रंटोटेम्पोरल रीजन और यूटिलेटरली ऑन द नाउन डोमिनेंट साइड, तो राइट साइड ऑफ हेड एंड इन इंडिविजुअल, मतलब जो नॉन डोमिनेंट होता है उस तरफ अपन इसको देंगे, तो लेफ्ट ही है तो राइट, राइट ही है तो लेफ्ट ही। तो देखो पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट का वोल्टेज रहता है 70 से लेकर 120, ड्यूरेशन कितना रहता है 0.7 से लेकर 1.5 सेकेंड, टाइप्स ऑफ सीजर प्रोसीजर जिसमें सबसे पहले टॉनिक फेज लास्टिंग फेज होती है जो क्या रहता है 10 to 15 सेकेंड्स के लिए अपन उसको देते हैं। इसके बाद में आता है क्लोनिक फेज जो रहता है 30 to 60 सेकेंड। मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी, तो देखो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी इज नॉट नाउन, बट कुछ स्टेट पे अपन देते हैं, जैसे कि वन हाइपोथेसिस स्टेट दैट ईसीटी पॉसिबिलिटी अफेक्ट द किसको, केटाकोलेमाइन पाथवे बिटवीन डाइनसेप्लेनो एंड लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें क्या बताया गया, केटाकोलेमाइन मीन्स क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है वो मसल्स एक्टिविटी उसको अफेक्ट करता है, और लिम्बिक दोनों के बीच का होता है केटाकोलेमाइन और जो बॉडी। इसमें बताया भी गया है लिम्बिक का, देखो प्रोम वाइड सीजर जिसमें जनरलाइज्ड अकर होगा। अब देखो आल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, तो इसमें देखो डाइएन्सेफ्लोन का मतलब क्या बताया कि जो ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कई फंक्शनों को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। उसके बाद में देखो टाइप ऑफ ईसीटी, जिसके अंदर सबसे पहले अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे। डायरेक्ट में क्या बताया गया कि इन दिस ईसीटी गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेंट, मतलब जो एनेस्थीसिया की नॉट प्रेजेंस में और जो मस्कुलर रिलैक्सेंट उसकी नॉट प्रेजेंस में अपन ईसीटी देंगे। अब देखो दिस इज नॉट कॉमनली यूज्ड मेथड्स नाउ, तो अपन कौन कौन और जो अदर जो मेथड्स है वो नहीं यूज कर सकते। मॉडिफाई ईसीटी इसके अंदर क्या बताया गया कि ड्रग्स इंड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड जनरल एनेस्थीसिया, कि अपन जनरल एनेस्थीसिया और जो मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ईसीजी की 3 times per week
4 इंडिकेटेड, तो देखो टोटल नंबर 6 to 10 times up to 25 में बी परफॉर्म्ड एज इंडिकेटेड। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसमें बताया बाईलेटरल ईसीटी कि ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड 2.5 से लेकर 4 सेमी या फिर 1 से लेकर 1.5 इंच above the मिड पॉइंट on a line joining the tracks of ear and the lateral canthus of eye। उसके ऊपर की तरफ अपन इसको देंगे बाईलेटरल। और यूनिलेटरल ईसीटी के अंदर इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ओनली वन साइड और नॉन डोमिनेट जो साइड है वहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, फिक्स करके ईसीटी को देंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईसीटी, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। देखो मेजर डिप्रेशन, उसके अंदर देखो विद सुसाइडल जो रिस्क है और स्टूपर उस कंडीशन में, और साइकोटिक जो फीचर्स उसमें अपन क्या करेंगे ईसीटी। और जो सीवियर साइकोसिस यानी शिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया जो डिसऑर्डर है उसके अंदर ये चीज़ें देंगे। अब देखो इसमें बताया जो सीवियर साइकोटिक शिजोफ्रेनिया और मेनिया की कंडीशन में, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में अपन देखेंगे ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस। अदर इंडिकेशन देखो इसमें ईसीटी इज परफेरेट टू एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इन सम पेशेंट केसेस, कि जो परफेरेट टू जो एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इन सम पेशेंट केसेस के अंदर अपन इसको यूज करेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें क्या बताया गया, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है, सेरिब्रल इनकवरेजन और कॉग्निटिव हेड फेलियर हो सकता है, और एक्यूट एमआई की कंडीशन भी हो सकती है। सेरिब्रल इनकवरेज मीन्स क्या होता है कि इसमें बताया गया कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो लॉस हो सकता है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑफ ईसीटी आर रेयर। तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन और ईसीटी आर रेयर। तो देखो उसके बाद में आता है ईसीटी डज नॉट कॉज ओनली ब्रेन डैमेज। फिर है फ्रैक्चर कैन अकर इन एल्डरली पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर बोन पहले से कमज़ोर होती है। इसके बाद में आता है इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, डिस्रिया, डिसअर्थमिया एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अकर। साइड इफेक्ट में देखेंगे अपन मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन की कंडीशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग और हेडेक भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, बेकांच मतलब शरीर अकड़ जाएगा, टंग बाइट भी हो सकता है, इनकॉन्स्टिपाइन हो सकता है, और अनस्टिक्टिगेट यानी खड़े नहीं हो सकता वो। ये क्या होंगे उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ईसीटी है उसकी टीम, तो एक साइकेट्रिक होना चाहिए, ट्रेंड साइकेट्रिक नर्स होनी चाहिए और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए। अब देखो ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर क्या बताया गया, देयर शुड बी ए शूट ऑफ रूम, जो रूम है वो भी होना चाहिए। इसके बाद में क्या बताया गया कि रूम के बाद देखो ए प्लेजेंटल कंफर्टेबल वेटिंग रूम भी होना चाहिए पर ईसीटी। उसके बाद में ईसीटी रूम शुड बी इक्विप्ड विद ईसीटी मशीन, सक्शन अपार्टस और एनेस्थेटिक ड्रग्स और ऑक्सीजन और सिलेंडर थ्रो डिप्रेजेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद में ईसीटी देने के बाद रिकवरी रूम भी होना चाहिए,
अब देखो ईसीटी के दौरान रोल ऑफ नर्स क्या होता है वो अपन को इसमें देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ईसीटी। तो देखो प्री ट्रीटमेंट इवोल्वेशन, जिसके अंदर डिटेल मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, कंसल्ट शुड बी टेकन, ये चीज़ें बताएंगे उनको, और असिस्ट करेंगे वाइटल साइंस को। उसके बाद में पेशेंट शुड बी एम्प्टी स्टोमक 4 to 6 पीरियड टू ईसीटी, देने से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में एनी ज्वेलरी जो उन्होंने वियरिंग करा कि उसको अपन रिमूव कर देंगे, टाइट जो क्लॉथ है उनको भी अपन वहाँ से रिमूव कर देंगे। एडमिनिस्टर करेंगे 0.6 एट्रोपिन IM या फिर SC देंगे 30 मिनट बिफोर ईसीटी और IV जस्ट बिफोर ईसीटी, ये अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में इंट्रा प्रोसीजर केयर, ECG दे रहे हैं उस समय केयर कैसी होनी चाहिए। तो देखो प्लेस करेंगे द पेशेंट इन कंफर्टेबल ऑन ईसीटी टेबल और सुपाइन पोजीशन देंगे और कंफर्टेबल फील कराएंगे। उसके बाद में स्टे विद द पेशेंट टू रेड्यूस एंजाइटी और फियर, पेशेंट के साथ खड़े रहेंगे और उसको बोलेंगे एंजाइटी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, फियर है तब उसको बोलेंगे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होने देंगे। उसके साथ में असिस्ट इन एडमिनिस्टर एजेंट थेरापुटिक, ये सब अपन असिस्ट करेंगे। उसके बाद में 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट एंड मसल्स रिलैक्सेंट, ये चीज़ें भी अपन उसकी देखेंगे, अगर ऐसा है तो उनको फील करेंगे। उसके बाद में मॉनिटर वोल्टेज करेंगे, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रेड स्टिमुलेट गिवन, ये सब चीज़ें भी देंगे। उसके बाद में 100% O2 शुड बी प्रोवाइडेड करेंगे और रिकॉर्ड द फाइनली एंड मेडिसिन गिवन टू द पेशेंट्स को। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसके अंदर मतलब ईसीटी देने के बाद में अपन को क्या क्या केयर करनी है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर मॉनिटर करेंगे साइन को, और उसके बाद में कंटिन्यूस O2 थेरेपी देंगे पेशेंट्स को और प्रोवाइड क्या करेंगे सक्शन एंड साइड टाइम प्रोसीजर, ये सब चीज़ें अपन देंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि जो पेशेंट है उसकी इंट्रा पोस्ट और प्री ये तीनों करेंगे, क्योंकि ईसीटी के दौरान जो पेशेंट को हिजिटेट या फिर अदर कोई जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको रिमूव करवाएंगे, और उसको जो एंजाइटी है, फियर है या फिर अदर कोई है तो वो सब की सब अपन रिमूव करवाएंगे, जिससे क्या होगा उसको फियर वगैरह एंजाइटी वगैरह फील नहीं हो। आप देखो ईसीटी है उसका अपन समराइज करते हैं कि भी इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी है, इसको अपन ग्रांडवेल सीरीज के दौरान देते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बिनी और सेटलिन ने डिस्कवर किया था 1938 के अंदर। डेफिनेशन बताया कि इलेक्ट्रोकन्वर्जिंग थेरेपी है जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अपन देते हैं और जो नॉन डोमिनेंट लाइट है उस तरफ देंगे। तो पैरामीटर्स इसका वोल्टेज 70 से लेकर 120 वोल्टेज, ड्यूरेशन इसका 0.7 से 1.5 सेकेंड्स रहता है। टाइप्स के अंदर टोनिक और क्लोनिक ये फेजे रहती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि भी अपन किस तरीके से देते हैं, जो इलेक्ट्रोकन्वर्जन मतलब जो न्यूरोमस्कुलर है उसमें डिफेक्ट होना है उसकी वजह से। उसके बाद में अपन डायरेक्ट ईसीटी देते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी देते हैं। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर अपन जो एनेस्थीसिया वगैरह ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं देते, मॉडिफाई के अंदर ये देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है 3 टाइम्स देते हैं। अब ड्यूरेशन 6 to 10 वगैरह ये रहता है। फिर अपन एप्लीकेशन में देखते हैं लेटरल बायलेटरल किस तरीके से देते हैं, और उसके बाद में मेजर डिप्रेशन के अंदर कैसे और अदर इंडिकेशन में कैसे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर कैसे और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी वगैरह इनमें सब देखेंगे। साइड इफेक्ट है पता है, ड्राउजीनेस है, मेमोरी इंपेयरमेंट है, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक वगैरह ये सब होगी। इनमें वीकनेस भी आएगा। ईसीटी टीम एक साइकेट्रिक होना चाहिए, एक साइकेट्रिक नर्स होनी चाहिए और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो देता है। और ट्रीटमेंट फैसिलिटी इसके अंदर जो रूम है, रेस्ट रूम है, ईसीटी रूम है, ईसीटी रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। फिर रोल आता है नर्स का, इसके अंदर जो इंट्रा पोस्ट और प्री तो किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे उसको बताना है। ईसीटी दे रहे हैं अपन कैसे देंगे, कितना ड्यूरेशन रहेगा और क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ये सब उसको बताएंगे अगर वो जानने लायक है तो, और नहीं वरना उसके जो रिलेटिव है उनके साथ में अपन कंसल्ट करेंगे।
जिससे क्या रहे उन रिलेटिव को भी पता रहे कि पेशेंट के साथ में क्या और कैसी मेडिसिन और कैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो भी इतना इजिटेट नहीं होंगे, जिससे अपन ईसीटी की जो प्रोसीजर है वो आसानी से कर सकें। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं। अब अपना ईसीटी और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में जो आपकी थेरापूटिक बची है, जैसे कि थेरेपी, तो थेरेपी अपन अगली नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।